हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकेश महरिया। डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ है इसे आगे साझा करें। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारी सेकंड जो पुस्तक है भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में, और इसमें हमने जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और इसके अंदर हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो हमने मनु को पढ़ा, और मनु के अंदर हमने मनुस्मृति और जो मनु का जो सप्तांग सिद्धांत है, जो उसने राज्य के 7 अंग या अवयव या प्रकृति के बारे में बात की थी हमने, उसको हमने पढ़ा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत है। देखिए, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें पृथ्वी पर बड़ा ही अराजकतापूर्ण वातावरण था। न कोई राज्य था, न कोई राजा था, चारों ओर अन्याय का बोलबाला था। एक तरीके से मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय अर्थात एक बड़ी मछली सारी मछलियों को निगल जाती है, तो जो शक्तिशाली था उसी का एक तरीके से शासन था। चारों ओर भय का माहौल था, लोगों की सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो इस अराजकतापूर्ण वातावरण को देखते हुए ईश्वर ने एक पद सर्जित किया जिसे नाम दिया गया राजा, ताकि वह पृथ्वी पर जाकर अन्यायी लोगों का मुकाबला करे और पृथ्वी के ऊपर एक धर्म का जो शासन है वो स्थापित करे। और इसी संदर्भ में मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात है वो अपनी मनुस्मृति में की है। अन्य अगर हम विद्वानों में देखें तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं, लेकिन मनु है वो राजा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। और इस संदर्भ में मनु ने राजा के आवश्यक गुण भी बताए हैं। मनु कहता है राजा को प्रजा की रक्षा तथा लोक कल्याण कार्य करने वाला होना चाहिए। एक राजा अगर दुश्मनों से, चोर चकारों से अगर प्रजा की रक्षा करेगा तो जनता में उस राजा का विश्वास बना रहेगा। उसी प्रकार अगर कोई राजा लोक कल्याण के कार्य करता है तो प्रजा है उस राजा की काफ़ी इज्जत करती है। आगे मनु कहते हैं राजा के अंदर कई आवश्यक गुण होने चाहिए, जैसे एक राजा को विद्वान होना चाहिए, एक राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, साथ ही एक राजा को न्यायी, विनीत और लोकप्रिय होना चाहिए। एक राजा को ऐसे विद्वानों से जिन्हें तीनों वेदों का ज्ञान हो तथा तीनों सनातन विधाओं जैसे तर्क विद्या है, दंड नीति है, ब्रह्म विद्या है आदि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए, अर्थात उसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए ताकि वह अधर्म से हटकर धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। इसके साथ ही राजा को कई बुरे कार्यों जैसे जुआ खेलना है, आखेट खेलना है, दिन में सोना है, स्त्रियों के साथ अति संग है, मादक पदार्थों का सेवन है जिसमें शराब पीना है, बलात्कार करना है या व्यभिचार करना है या दूसरों से ईर्ष्या करना है तथा बुरे कार्यों में धन को अन्यायपूर्वक खर्च करने और कठोर वचन बोलने से बचना चाहिए। किसी भी विद्वान राजा के लिए जरूरी है कि वह प्रत्येक व्यसन पर विजय प्राप्त करे। उसे कोई भी बुरे कार्य करने से बचना चाहिए। एक राजा को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, साथ ही उसे अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से ही कोई राजा कीर्तिमान स्थिति को प्राप्त करेगा और पूरी पृथ्वी के ऊपर कीर्तिमान होगा। मनु आगे कहते हैं कोई भी राजा है उसके अंदर सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर और पवन के समान गुण होना चाहिए। मनु कहते हैं एक राजा को सूर्य के समान न्यायी, धर्म, विद्या का प्रकाश फैलाने वाला होना चाहिए। एक राजा को चंद्रमा के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला होना चाहिए। एक राजा को कुबेर के समान कोषों को भरने वाला होना चाहिए। उसे इंद्र के समान ऐश्वर्य कर्ता प्राप्त होना चाहिए। उसे पवन के समान सबके प्राणवान और हृदय की बात जानने वाला होना चाहिए।
साथ ही उसे यम के समान पक्षपात रहित न्यायाधीश होना चाहिए। एक राजा में जब इतने गुण होंगे तभी वह एक तरीके से कीर्तिमान स्थिति को प्राप्त करेगा। मनु कहते हैं एक राजा इन सारे देवी देवताओं को एक तरीके से मिश्रण रूप होता है। कहने का मतलब है एक राजा में सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर इन सारों के गुण हैं, वो उसके अंदर उपस्थित रहते हैं। इसलिए प्रजा हमेशा राजा से अपेक्षा करती है कि जो राजा है वो हमेशा न्याय के कार्य ही करेगा, और राजा अगर ये सारे कार्य करता है तो वह प्रजा के समान एक तरीके से प्रसिद्धि का भागी बनता है और कीर्ति को प्राप्त करता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए, मनुस्मृति के अंदर राजा के कार्यों या राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। हालांकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्र के शुक्र नीति सार में जो राज्य के कार्यों का वर्णन किया गया है उसकी तुलना में इसमें कम है, लेकिन फिर भी मनुस्मृति में राज्य के कार्यों के बारे में है हमें पढ़ने को मिलता है। तो मनुस्मृति में राजा के कार्यों में मुख्य रूप से जो कार्य बताए गए हैं उसमें प्रजा की रक्षा करना, लोक कल्याण के कार्य करना व सामाजिक कल्याण के कार्यों के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। मनुस्मृति में जो पहला जो कार्य है वो बताया गया राजा के लिए कि प्रजा की रक्षा करना। देखिए, प्रजा रक्षण जो काम है वो महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमने देखा कि जब प्रारंभिक अवस्था में जब मत्स्य न्याय का बोलबाला था, पूरी पृथ्वी पर अराजकता का वातावरण था, तो पृथ्वी के ऊपर धर्म व नीति की स्थापना करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई और एक राजा का पद सर्जित किया गया, ताकि प्रजा को भय के वातावरण से निकालकर एक धर्म का वातावरण है वो उपलब्ध कराया जा सके। तो राजा का यह दायित्व बनता है कि वह अपने प्रजा की रक्षा करे आंतरिक अपराधों से और बाहरी आक्रमण से। देखिए, राजा का यह मुख्य दायित्व बनता है कि उसके राज्य के अंदर जो अपराध है वो सिर न उठाए। राज्य के अंदर चोरी नहीं हो, चकारी नहीं हो, डकैती नहीं हो, लूटपाट नहीं हो, और अगर ऐसी स्थिति होती है तो राजा का यह दायित्व बनता है कि उन अपराधियों को पकड़कर उन्हें दंडित करे। ठीक है, केवल आंतरिक अपराधों के ऊपर नियंत्रण लगाना ही राज्य का दायित्व नहीं है, वरन अगर बाहरी किसी राज्य ने उस राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया है तो वैसी स्थिति में भी राजा का यह दायित्व बनता है कि वह अपनी प्रजा की बाहरी राज्य के आक्रमण से रक्षा करे। और ऐसी स्थिति में राजा का पहला दायित्व यह होगा वह कि अपनी प्रजा की सुरक्षा करे। राजा को ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए कि पहली बात तो कि वह अपने राज्य को युद्ध में झोंकने से बचाए, और अति आवश्यक हो तो ही युद्ध का सहारा ले, और अगर युद्ध की स्थिति होती है तो सबसे पहले उसको प्रजा की ओर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है प्रजा पालन या प्रजा रंजन या लोक कल्याण के लिए कार्य। देखिए, कोई राजा की कीर्ति तभी होगी जब वह जनता के कल्याण के लिए काम करेगा, वह प्रजा के पालन के लिए काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मनुस्मृति के अंदर मनु ये कहते हैं राजा के लिए जरूरी है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण के कार्य करे, और ऐसी स्थितियों और साथ ही वह अपनी प्रजा को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग के लिए प्रशस्त करे, ताकि धर्म व नीति की स्थापना है वो हो सके। एक राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य के अंदर जो ब्राह्मण हैं उनको दान दक्षिणा दे, ठीक है, उनकी सहायता करे, ताकि वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो। मनुस्मृति में यह भी कहा गया है अगर किसी राज्य में किसी ब्राह्मण की भूख से मौत होती है तो उस राज्य का विनाश निश्चित है। इसके अलावा राजा का यह भी दायित्व बनता है कि वह अपने राज्य में असहाय स्त्रियों, संतान विहीन स्त्रियों, अनाथ बच्चे, इनके कल्याण के लिए कार्य करे। अगर किसी का कोई वारिस नहीं है या कोई व्यक्ति गुम हो जाता है तो वैसी स्थिति में वह संपत्ति है उसके ऊपर राजा जो है कब्जा करे, और अगर वह व्यक्ति मिल जाता है तो पुनः उसको उसकी संपत्ति लौटा कर एक धर्म का परिचय दे। तो राजा की ये महत्वपूर्ण कार्य है, मनुस्मृति में बताए गए हैं कि प्रजा का पालन व लोक कल्याण के जो कार्य हैं वो
राजा के हैं। आगे चलें, प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह। एक राजा के लिए यह जरूरी है कि वह अपने राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी कुशलता की जांच करे। एक राजा को चाहिए कि वह जितने भी अपने जो अधिकारी व कर्मचारी हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए राजा को गुप्तचरों को सहारा लेना चाहिए और उनके द्वारा यह मालूम करना चाहिए कि उनके जो अधिकारी व कर्मचारी हैं वो रिश्वतखोरी के अंदर तो लिप्त नहीं है, वो भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है। ठीक है, तो गुप्तचरों के द्वारा राजा को अपने अधिकारियों व कर्मचारियों पर निगरानी रखनी चाहिए और अच्छे प्रशासनिक सक्षम व योग्य अधिकारियों की ही नियुक्ति है वो अपने राज्य में करनी चाहिए। आगे चलें अपन, अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण। देखिए, मनुस्मृति में मनु कहते हैं राजा के लिए जरूरी है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन और उसके ऊपर नियंत्रण करे। हम देखते हैं कि प्राचीन काल में आय के जो मुख्य रूप से दो स्रोत थे, एक कृषि आय थी और एक जो व्यापारी वर्ग के द्वारा व्यापारी वर्ग से करों की जो है वो उनसे जो करों को इकट्ठा किया जाता था, ये दो मुख्य आय के स्रोत थे। तो मनु ये कहते हैं राजा को यह चाहिए कि वह अपने राज्य में अर्थव्यवस्था के ऊपर कंट्रोल करे, व्यापारी और किसान के हितों की ओर ध्यान दे। अगर कोई व्यापारी कोई मिलावट करता है, कालाबाजारी करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे जनता या जो आम लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, तो वैसी स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान है, वो भी मनुस्मृति के अंदर है, वो बताया है। तो अर्थव्यवस्था का सुचारू संचालन और अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण रखना भी राजा का दायित्व है। आगे चलें, सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह है। देखिए, प्राचीन काल में जो समाज है वो 4 वर्गों में बंटा हुआ था। ठीक है, अपन बात करते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था ज्ञान देना, क्षत्रिय का काम था राज्य की रक्षा करना। अगर वैश्य और शूद्र अपने कर्तव्य निर्वहन के अंदर आनाकानी करते हैं तो मनु कहता है राजा का यह दायित्व है कि वह उन्हें दंडित भी कर सकता है। अगर कोई वैश्य व शूद्र अगर अपने कर्तव्यों को नहीं करता है तो राजा के द्वारा उनको दंडित करने का जो अधिकार है वो भी मनु ने बताया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह है वो सुचारू रूप से हो सके। आगे चलें बच्चों, न्याय की व्यवस्था। जिस प्रकार हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में जो एक मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी, एक अराजकता की स्थिति थी, मनु कहता है राजा के लिए जरूरी है कि वो व्यवस्था दोबारा नहीं हो और इसलिए राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में धर्म व नीति है वो लागू करे और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्यायपूर्ण कार्य नहीं हो, किसी भी व्यक्ति को देर से न्याय नहीं मिले। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध कोई घटित होता है तो राज्य का यह दायित्व होगा कि उस व्यक्ति को न्याय दिलाए और ऐसी स्थिति में राजा का यह कर्तव्य है कि वह अच्छे न्यायिक अधिकारी जो बिना किसी संकोच के और बिना किसी लालच के है वो सही न्याय करे और जनता को एक तरीके से न्याय के प्रति है वो विश्वास दिलाए कि तुम्हारे साथ है वो अच्छा हो रहा है। यानी एक जो राज्य को एक न्यायशील राज्य है उसके ऊपर मनु है जोर देने की बात है, वो करते हैं कि एक राज्य को न्यायप्रिय राज्य होना चाहिए। तो न्याय की व्यवस्था की बात भी मनु ने मनुस्मृति में कही है। और 7वां जो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, और परराष्ट्रों के साथ संबंध के संचालन के अंदर मनु ने 2 जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं कि मंडल सिद्धांत और सद्गुण्य नीति है, जिनके बारे में हम इस टॉपिक के बाद में हम चर्चा करेंगे। तो ये 2 सिद्धांत हैं मनु ने अपने इसमें परराष्ट्र संबंधों के संचालन के अंदर दिए हैं। साथ ही मनु ये भी कहता है कि कोई भी राजा है उसको चाहिए कि वह अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रवत संबंध स्थापित करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे संबंध बनाने के ऊपर जोर दें और बहुत ज़रूरी हो वैसी स्थिति में ही युद्ध का सहारा ले।
ठीक है, एक राजा को हमेशा युद्ध से बचना चाहिए, और अगर युद्ध बहुत ज़रूरी हो तो युद्ध का सहारा ले, और अगर युद्ध होता है तो सबसे पहले राजा को अपनी जनता की रक्षा के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। ठीक है, तो मनु जो है परराष्ट्र संबंधों के संचालन के अंदर युद्ध से बचने की बात कर रहा है, और अति आवश्यक होने पर ही युद्ध का सहारा लेने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कार्य थे ये हमने राजा के कार्य देखे, या इन्हें राज्य का कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं, जिसके अंदर प्रजा की रक्षा करना, ठीक है, प्रजा का रंजन करना, पालन करना, या लोक कल्याण के कार्य करना। तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वहन करना, अर्थव्यवस्था का संचालन और नियंत्रण करना, सामाजिक व्यवस्था का नियमन और निर्वाह करना, अपने राज्य में न्याय की व्यवस्था करना, और परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। ये मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंदर राजा के या राज्य के कार्य क्षेत्रों के बारे में है चर्चा की है। ठीक है, अब यहाँ ये प्रश्न होता है, क्या मनु का जो राजा है वो निरंकुश है? क्योंकि जब सारे कार्य राजा कर रहा है तो राजा तो अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, जैसे हम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के अंदर देखते हैं कि फ्रांस में जो लुई 16वां हुआ था, उसने कहा था कि मैं ईश्वर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि हूँ, और जो मैं करूँगा वही सही होगा। ठीक है, तो क्या मनु का राजा निरंकुश है? नहीं, मनु का राजा निरंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मनु का राजा धर्म के अधीन है, वह धर्म के अनुकूल है, वह आचरण करेगा, क्योंकि राजा की उत्पत्ति ही धर्म व नीति की स्थापना करने के लिए हुई है। तो राजा के लिए सबसे पहले जो राजा के ऊपर कंट्रोल होता है वो सबसे पहले तो धर्म का कंट्रोल ही हो जाता है, क्योंकि अगर राजा अन्यायी होगा तो वो उस राज्य का अस्तित्व टिक ही नहीं सकता, वो राज्य है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मनु ये कहते हैं कि मनु का जो राजा है वो निरंकुश नहीं है। ठीक है, उस पर धर्म व नीति का नियंत्रण है, और वह राजा हमेशा जनता के कल्याण के बारे में ही सोचेगा, अपने राज्य को बचाने के बारे में सोचेगा, अपनी कीर्ति को अमर रखने के बारे में ही सोचेगा।